नमस्ते। रूट्स की बातें कार्यक्रम से मैं शुभ्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। झूठ, झूठ सिर पर चढ़ के बोलता है। झूठ सिर पर चढ़ के बोलता है, यही सोच के खामोश हूँ मैं। इसका कतई ये अर्थ ना लें इसका कतई ये अर्थ ना लें कि मेरे मुँह में ज़ुबान नहीं कि मेरे मुँह में ज़ुबान नहीं। जी हाँ, ये पंक्तियाँ लिखने वाली लंदन से आदरणीय दिव्या माथुर जी हम सभी के साथ हैं। तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दिव्या जी आज के हमारे इस कार्यक्रम रूट्स की बातों में। आपके बारे में कौन नहीं जानता है? आपके बारे में कौन नहीं जानता है? जी हाँ, जो भी अगर हिंदी को लेकर किसी भी कार्य से जुड़ा हुआ है, हिंदी के प्रचार-प्रसार में जुड़ा हुआ है, भारत से बाहर रह के अगर वो हिंदी को लेकर लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो वो आपके नाम से ज़रूर परिचित होगा। तो मैं आपके बारे में कुछ बातें बताते चलूँ हमारे दर्शकों को। ब्रिटेन, यूके की आदरणीय दिव्या माथुर जी वातायन यूके की संस्थापक हैं। पिछले 4 दशकों से आप हिंदी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आप 1985 में भारतीय उच्चायोग लंदन से जुड़ी और आपने नेहरू सेंटर में भी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के पद को संभाला। आपकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और भारत के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी आपके उपन्यास एवं कहानी सम्मिलित हैं। आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से कुछ शिखर सम्मान, पद्म भूषण, मोटरू सत्यनारायण पुरस्कार, आर्ट काउंसिल ऑफ इंग्लैंड का कला साधन सम्मान, प्रथम वनमालीय कथा सम्मान, मनु भंडारी हिंदी साधिका सम्मान, भारत सम्मान, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन लेखन सम्मान आदि बहुत से सम्मानों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो मैं एक बार आपका पुनः इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद शुभ्रा जी, अपने कार्यक्रम में शामिल के लिए हार्दिक आभार। आपके श्रोताओं का भी मैं अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद। आपसे तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये जो वातायन, उसको कई वर्षों से आपके संरक्षण में, आपके दिशा निर्देश में वो कार्य कर रहा है। तो कुछ इसके बारे में बताएँ कि ये संस्था क्या है और ये क्या करती है? और अगर हमारे दर्शक, जो नए दर्शक हैं, अगर उससे जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? जी अवश्य, ये तो मेरी सौभाग्य है और इस विषय में ठीक से बात करने के लिए तो आपको पूरा एक कार्यक्रम चाहिए। लेकिन जी, बिल्कुल। संक्षेप में कहूँ तो ये एक संस्कृत संस्कृत शब्द है वातायन, जिसका अर्थ है वायु का प्रवेश द्वार। हुँ, हुँ। स्थापत्य कला के अतिरिक्त यह भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति में भी एक गहरी और विचारणा है, जो हुँ, जीवन हुँ। के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। जब मैं लंदन आई तो मैंने देखा कि यहाँ कोई संस्था नहीं थी, जहाँ पे लेखक लोग हम लोग मिले, आपस में अपनी रचनाएँ साझा करें। एक मंच का बड़ा अभाव खलता था। हुँ, तो हुँ। मेरे कुछ करीबी दोस्तों नाटककार इस्माइल चुनारा, कैम्ब्रिज के हिंदी अध्यापक डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव, कवि मोहन राणा के आग्रह पर मैंने नवंबर 2003 में रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में इसकी स्थापना की। शुरू-शुरू में हम एक बार अनौपचारिक रूप से मिलते थे, अपने हुँ, आपस हुँ। में कहते सुनते थे। फिर बाद में धीरे-धीरे हमने नेहरू केंद्र और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने शुरू किए और आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड की मान्यता मिली तो बहुत उत्साह बढ़ा। क्या तो बात है! वातायन
के मंच पर न केवल प्रतिष्ठित और नए लेखक अपनी कृतियों के माध्यम से भाषिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विचार करते हैं। उनकी कृतियों का विमोचन, साक्षात्कार, संवाद, कार्यशालाओं के आयोजन, साहित्य, कला और संगीत के कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक समन्वय और समझ को प्रोत्साहित किया जाता है। और 2004 से हमने वातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की, जिसमें बहुत बड़े-बड़े लेखकों को हम पुरस्कृत कर चुके हैं और जिनको हम रिटेन में बुलाते हैं, उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। तो ये हमारा एक 23वाँ साल है। तो और उसमें हम यहाँ पे पिकनिक्स करते हैं बड़े-बड़े लेखकों के घरों में या कहीं पर जाकर और बहुत सारे हमने इंटरनेशनल कार्यक्रम किए हैं। बहुत सारी पुस्तकों का संपादन किया है और लॉकडाउन के बाद से ही हमने 240 साप्ताहिक संगोष्ठियाँ कर चुके हैं, जिसमें क्या दुनिया भर के प्रतिष्ठित वक्ता, कलाकार और श्रोता क्या सम्मिलित होते हैं। जी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे जानकर और बहुत सारे काम, इतने सारे। जैसा कि मैंने कहा कि सच में आप जितना काम करती हैं और जिस खूबसूरती से इसको आगे भी लेके चलना, एक होती है कोई बात को हम कहीं पे प्रारंभ करते हैं और उसको लगातार लेके चलते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके साथ-साथ आपके पूरे टीम को बहुत-बहुत बधाई। आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें और चलते रहें। आपने जैसा अभी बताया कि आप जी, बिल्कुल, मेरी टीम मेरे बहुत ही प्यारी टीम है और पूरी तरह समर्पित है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे जैसा कि आपने अभी बताया भी, आपने नेहरू सेंटर में भी कार्य किया है, कार्यक्रम को संचालन किया है, बहुत सारे कार्य किए हैं और हाई कमीशन में भी आपकी बहुत अहम भूमिका रही है। तो कुछ उसके बारे में बताएँ, कुछ अनुभव साझा करें, कैसा था जुड़ना और काम करना? जी। अ, मैं 1985 में डेनमार्क से लंदन पहुँची थी। तो और भारतीय उच्चायोग में मुझे डेली वेजेस पर नौकरी शुरू करनी पड़ी और कोई चारा नहीं था। और मैं भारत में एक बड़ी जगह काम करती थी एम्स में बहुत अच्छी पोस्ट पर। तो यहाँ आके क्लर्क के रूप में वो भी डेली वेजेस पे काम करना दुखदाई था। लेकिन मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और प्रॉमिस किया खुद से। मेरे बच्चे बहुत दोनों छोटे थे, तो मैंने कहा इनको भी मुझे उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो 85 से लेके 92 तक मैं अच्छे ओहदे पर पहुँच गई थी वहाँ पर। हालाँकि स्थानीय लोगों को इतना बड़ा ओहदा मिलता नहीं है। फिर 1992 में मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि गोपाल गांधी गांधी जी के पौत्र गोपाल गांधी हुँ, हाई कमीशन में नियुक्त हुए मंत्री संस्कृति के पद पर। क्या तो बात सरकार हमारी जो है लंदन में एक केंद्र की स्थापना करना चाहती थी, जिसके है। लिए हुँ, वे अच्छे स्टाफ की तलाश में थे। हुँ, तो हुँ, मेरा बहुत सौभाग्य है कि अ, भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने जो स्टाफ चुना, उन 3 लोगों में मैं भी थी। तो मुझे तो लगा जैसे जीते जी मुझे स्वर्ग मिल गया। और नेहरू केंद्र की स्थापना हुई 92 में हमने साथ-साथ उसमें काम शुरू किया और 24 साल तक कहाँ वो उड़ गए साल फुर्र से कि अ, मुझे पता भी नहीं लगा। दुनिया के बड़े-बड़े लेखकों, राजनीतिज्ञों, अभिनेताओं और आर्टिस्ट को प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला और सचमुच मैं बहुत-बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो कम से कम 25 वर्ष मैंने वहाँ पे काम किया और क्या रिटायरमेंट के अंतिम वर्ष में मेरा तबादला ये उच्चायोग में कर दिया गया। जहाँ मुझे मशहूर ब्रिटिश पेंटर मार्गरेट ब्राउन के फूलों पर आधारित एक अद्भुत ग्रंथ को संपादित करने का मौका मिला। वो मेरी सचमुच बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। क्या बात है, क्या बात है! तो बहुत-बहुत आपको बधाई और सच में आपसे बात करते हुए बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मुझे मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है।
आप लोगों ने नींव रखी है कि और जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो लंदन हो या अमेरिका हो, वो अपने भारतीय संस्कृति को आगे लेके कैसे जाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुनना। थोड़ा-सा आते हैं आपके लेखन के पक्ष में। जैसा कि आपने कहा आपका अनेक साहित्यकारों से जी। मिलना-जुलना होता रहा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान आप जब वहाँ पे थीं। तो आप भारत से भी लेखकों से मिल रहे हैं, साहित्यकारों से मिल रहे हैं, जो आपके साथ हैं, वहाँ पे भी आप देख रहे हैं? या मैं अगर अगर बहुत ही छोटे से शब्दों में बोलूँ तो दुनिया के हर कोने में जो जहाँ भी अगर हिंदी को लेके लिख रहा है, आप जैसे लोगों की, बड़े लोगों की नज़र है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अगर मैं भारत और अपने भारत के बाहर जो लिखा जा रहा है, अगर उनके लेखन से के बारे में अगर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँ, कि आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा डिफ़रेंस है? क्या भिन्नताएँ हैं या कुछ उसमें समानताएँ भी हैं? अ, हल्के अंदाज में कहूँ तो वही अंतर जो एक पोस्ट कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड में होता है। असली और अच्छे संवेदना तो पोस्ट कार्ड में मिला करती थी। क्या ग्लासी और महँगे ग्रीटिंग कार्ड्स की चमक का इरादा भाँपना कठिन होता है। खैर अब तो व्हाट्सएप और ईमेल पर सूचनाएँ मिल जाती हैं, तो वैसी संवेदनाएँ तो अब नहीं रही। और खैर प्रवासी लेखन नॉस्टैल्जिया के लिए बदनाम है। किंतु हुँ, क्या भारत के लेखक अपने गाँवों, कस्बों को याद करते हुए नहीं लिखते? आंचलिक और बिल्कुल। शहरी जीवन की तुलना नहीं करते। तो मैंने बहुत से तुर्की, चेक और रूसी लेखकों को पढ़ा है, जिसमें वे हुँ, बार-बार अपने देश के इतिहास को खखोलते दिखाई देते हैं। अपने हुँ, गाँव हुँ, की अपने उसको याद करके लिखते हैं। तो उनकी तो ये हाँ, यही समीक्षक उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। पर हमें वो कहते हैं कि तुम अपने को पहले का ही क्यों लिखते हो, कुछ नया लिखो। इस तरह का, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों प्रवासी हिंदी साहित्यकार विशेषता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उनकी रचनाओं में विभिन्न देशों के इतिहास, भूगोल, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ परिलक्षित होती है। विभिन्न शैलियों का आदान-प्रदान होता है। हिंदी साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय विकास तो होता ही है। मेरे विचार में नॉस्टैल्जिया को लॉन्गिंग से कहीं ज़्यादा बिलॉन्गिंग के रूप में देखना चाहिए। भारत समय और स्थान को अंतः परिवर्तनीय बना देता है। भारत लेखक के लिए कोई भावुकता में भर देने वाला संदर्भ नहीं है। भारत उसे एक ऐसी सामर्थ्य देता है, जिससे बियॉन्ड रिकॉल माने जा रहे समय के सामने प्रवासी संवेदना एक आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है। हम आपको ऐसे समाज के बारे में बताते हैं जिन्हें भारत के परिचय नहीं है, कम से कम आम जनता का। तो कई बार तो वो उसमें वो भी करते हैं कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कहानियाँ पढ़कर। तो उससे क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही समाज है और ऐसा हो सकता है। मेरी बहुत सारी फैंटेसी वाली कहानियाँ हैं, उसपे भी लोग बिलीव नहीं करते कि अ, ये क्या लिख दिया, या ऐसा समाज में क्या ऐसा होता है सचमुच? अभी मेरे पर शोध के बहुत सारे मेरे 24-25 छात्र हैं जो मेरी किताबों पर काम कर रहे हैं। क्या तो बात है! अ, वो यही कहते हैं कि क्या ऐसा होता है क्या ऐसा होता है यहाँ? तो मैं सोचती हूँ कि आप इतना बड़ा आपको कहानियों में और उपन्यासों में नया विषय पे लिख रहे हैं, नया उस पर लिख रहे हैं, लेकिन वो बाद में बार-बार उस नई बात को नहीं देखते हैं समीक्षक। वो वही पुरानी बात को याद करते हैं कि आक्रोश में जो मेरा पहला कहानी संग्रह 90s में छपा था, जो मेरी कहानियाँ 74-5 में छपी थी, उसी की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने वही पढ़ा हुआ है, नया नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ प्रवासी साहित्यकार बहुत कुछ नए विषयों पर लिख रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बहुत सारे विषयों पे। अभी मेरा जो उपन्यास आया आपको मालूम होगा तिलिस्म, जी, उसमें जी, तो तिल किसी ने आज तक लिखा ही नहीं है। वो पुरुष प्रधान प्रयास है और उसमें एक लड़के की आत्मकथा की तरह से एक जी। कथा है, जो हुँ, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है और हुँ, वो बहुत तकलीफ़ों से गुज़रता है।
अ, और एक बड़ा मनोवैज्ञानिक मुद्दा है और मैं ये बात को भी आजकल उठा रही हूँ कि जो पीड़ा मर्दों को भी बहुत सारी पीड़ाएँ होती है। बहुत सारी औरतें भी मर्दों का शोषण करती हैं। नहीं, नहीं, तो उस बिल्कुल मुद्दों आप पे हम कभी नहीं बात करते हैं। तो नहीं, हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आदमियों को भी आगे आना चाहिए और अपनी बात रखने का क्योंकि वो बोलते नहीं हैं। तो मुझे लगता है हमारा जो पूरे वर्ल्ड की आधी समस्याएँ तो पुरुषों की वजह से है, हम ये सोचते हैं लेडीज़। लेकिन फिर हमने उनके उसमें जाने की कोशिश नहीं करी और मुझे लगता है जो उनकी पीड़ा है क्योंकि वो बाहर नहीं आती, वो और चैनल्स के बाहर निकलती है, रेप्स के या आप जो भी कह लीजिए मार-पीट या जैसे पत्नियों को उसमें मुझे लगता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है क्योंकि आजकल महिलाएँ इतना तरक्की कर रही हैं, काम कर रही है, घर सँभाल रही है, सब कर रही है। तो एक तरह से उनमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है जिससे घर में फिर दुःख का वातावरण बना रहता है क्योंकि ऑल दैट हमेशा वो प्रतिस्पर्धा हो रही है और वो प्रतिस्पर्धा में वो काम नहीं कर रहे हैं, हुँ। सिर्फ उस राय ढूँढी जा रही है। तो ये सब विषय हैं, जिन पर मैं अब लिखती हूँ और लिखना चाहिए और मैं हर जगह यही कहती हूँ कि पीड़ा को भी हमें सामने लाना चाहिए। उसके बगैर पूरा मनोविज्ञान नहीं समझ सकेंगे हम पुरुष का या समाज में जो मुश्किलें हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब हमको मैं थोड़ा शुरू हो जाती हूँ तो फिर नहीं, नहीं, बंद नहीं, नहीं आप होती। बिल्कुल नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें थोड़ा अलग तरह से भी सोचने की और लिखने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा भी और हम सब जानते हैं आपके बारे में कि आप बहुत सालों से लिख रही हैं। बहुत कई सालों का आपके पास अनुभव है, दशकों से आप लिख रही हैं। तो जो बाहर रह रहे हैं, जो प्रवासी लेखक हैं, जो नए हैं, जो यहाँ नए आए हैं और जो हिंदी में कुछ लिखना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी या आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो कैसे लिखें? एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में मैं आपसे पूछ रही हाँ, मैं तो खुद हाँ, मैं हमारे यहाँ जो बच्चे हैं मतलब मैं उनको बच्चा ही कहती हूँ कि उनको मैं यही सलाह देती हूँ हालाँकि वो कोई बहुत ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं कि अच्छा साहित्य पढ़ें बिल्कुल, और दूसरों की तारीफ़ पर मत जाएँ। अपने लिखे को 100 बार पढ़े, बार-बार संपादित करे, अपने लिखे को कुछ समय के लिए कहीं छिपा दे, फिर एक अच्छे समीक्षक की नज़र से पढ़े, जैसे आप किसी और की रचना पढ़ रहे हैं। आपको अपनी गलतियाँ खुद समझ आ जाएगी। विशेषतः कविता लिखते वक़्त शब्दों का चुनाव ध्यान से करें, दोहराव ना करें, मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो तुक मिटाने की कोशिश नहीं करें। अपने दिल से निकली आवाज़ को लिखें, विषय को नए अंदाज़ से देखें। अ, संक्षेप में ज्ञान अर्जन करें, खूब पढ़ें, पढ़ें, पढ़ें और पढ़ें। अच्छा पढ़े बगैर आप अच्छा नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा साहित्य पढ़ें और विश्व का जो भी मिल जाए पढ़ें। मैं तो बहुत पढ़ती हूँ अभी भी। मैं इतना पढ़ती हूँ कि मैं लिखना भूल जाती हूँ कई बार कि जब इतना अच्छा लिखने पढ़ने को है तो क्या लिखा जाए? या इससे अच्छा लिखो तो लिखो, नहीं तो क्या लिखो? क्या बात है! क्या बात है! क्या बात कही आपने। मुझे आपकी ये बहुत अच्छी बात लगी कि बहुत अच्छा पढ़ो और बहुत अच्छा लिखो। तो इन पंक्तियों के साथ हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में चलते हैं। कुछ मैंने आपकी फ़ोटो ली हैं, जो कि आपको भी नहीं पता है, तो आप देखें और आनंद लें और इनमें से अगर किसी के बारे में आप कुछ यहाँ पे मंच पर कहना चाहें, तो आप बताएँ या किसी भी अपने साथी मित्र या किसी भी आप अपने जो अनुभव हैं, उसके बारे में इन फ़ोटो को देखते हुए आप बताएँ। तो चलिए चलते हैं रूट्स के प्रतिबिंब की तरफ और देखते हैं दिव्या जी की हमारी प्यारी दिव्या जी की कुछ यादों के गलियारे में घूम के आते हैं।
आप कुछ भी कहना चाहें इस छोटे से वीडियो को देखकर? अरे वाह! ये तो बहुत सुंदर आपने कलेक्शन किया है। इसमें अधिकतर फ़ोटोज़ इस बार जो मेरी भारत यात्रा थी उसकी है। हुँ, तो हुँ। कई मैंने जगह केरल गई। केरल में तो बहुत साउथ इंडिया में पहली बार मैं हिंदी लेखकों से और विद्वानों से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने बढ़िया लोग हैं वो ना, इतने हम्बल और खुशमिज़ाज और इतनी हॉस्पिटैलिटी तो और खाना-पीना उनका अद्भुत है। तो उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला और बहुत अच्छा कार्यक्रम था वहाँ पर। और अभी हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था मुझे हुँ, हुँ। क्या बात है! और कृष्णा सोबती पर एक कार्यक्रम था वहाँ पर, तो उसमें थी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा शुरू किया है जगह, तो क्योंकि 4 साल से तो मैं कहीं जा नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे कैंसर था माउथ का तो उसमें मुझे काफ़ी समय लगा दोबारा से बोलना सीखना पड़ा और अभी भी मेरी उच्चारण बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए अब मैंने जाना शुरू किया तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं क्यों नहीं गई इतने सारे कार्यक्रम हुए, सम्मेलन हुए सिवा पहले पहला नहीं मतलब लंदन में जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें हम हुँ, हुँ। लोग होस्ट थे। उसके अलावा मैं कहीं पे नहीं गई। तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने कितना कुछ मिस किया बहुत लोगों से और मैं उस हमारे लंदन में ही जब हुआ था तो सारे भारत के बड़े-बड़े लेखक आए थे, तो वहाँ मुझे पहली बार उनसे मिलने का मौका मिला था। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे और अभी मैं वहाँ पर गई जमशेदपुर में और कई जगह, वहाँ जाके मुझे वहाँ पे और तरह के लेखक और तरह के लोग और तरह का भोजन और वो सब मिला तो मुझे बहुत अच्छा फिर मैं कुंभ में भी गई। वो बहुत अद्भुत एक अनुभव था और सब मुझे डराया कि सुबह में पागल हो वहाँ जा रहे हो भीड़ में और पर मैंने कहा नहीं अभी नहीं गई तो फिर अब कब जाऊँगी ना। तो मैं गई और इतना अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ पर, इतनी साफ-सफाई और इतनी भीड़ होने के बावजूद, मतलब सिवा अगर आप ट्रांसपोर्ट को छोड़ दें जिस जो संभव नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि आप कहाँ वहाँ ट्रक या कार या कुछ भी ले जाएँ। तो पैदल चलना थोड़ा-सा वो था तो मोटर बाइक्स वगैरह वालों को रिक्वेस्ट कर के हम उनके पहली बार मैं बैठी बड़ी-सी मोटरसाइकिल पर और वो भी एक अनुभव था। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे सबसे मिलकर और ये जो सारे मेरे मित्र हैं, जो अभी आपने फ़ोटो दिखाया एकदम सब कुछ ताज़ा हो गया, पर उसके लिए तो बहुत समय लगेगा अगर मैं सबके बारे में बताना शुरू करूँ और नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा आप आपके आपके कुछ मुख से ये सारी बातें भी सुनकर। आपने जैसा कि अभी बताया कि पिछले कुछ साल जो आपके 2-3 जो पिछले 3-4 सालों में आपके जीवन के अच्छे नहीं रहे, बहुत मैं उसी पे ही एक शायद मिलता-जुलता है कि आप अपने विपरीत परिस्थितियाँ जिनको आप पार करके आगे निकले, उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो आपको पॉज़िटिविटी आपके अंदर बनाए रखी थी, आपको सकारात्मकता की तरफ लेके जा रही थी। शायद आपके ये शब्द हमारे जो दर्शक हमको सुन रहे हैं, उनके लिए भी हिम्मत का काम कर जाए। तो प्लीज़ बताएँ? हाँ, मैं 2 बातों का ख़ास ध्यान रखती हूँ। एक तो ये है कि समय बड़ा बलवान है, दूसरा समय कभी एक सा नहीं रहता। अच्छा क्या नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। मैं प्रारब्ध में विश्वास करती हूँ और ये सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपना काम मैं मेहनत और ईमानदारी से करती हूँ, फल मिलना मेरे हाथ में नहीं है, तो काहे की चिंता? जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो क्यों चिंता करूँ? जो होगा देखा जाएगा। क्या बात कही आपने। बहुत ही बहुत ही अच्छी और सही बात। अच्छा। ब बहुत तेज़ी से मैं समय सूफ़ी हूँ, मेरे पिता थे तो इसलिए अगर आप सूफ़ी हैं तो आपको दुःख-सुख उतना ही एक जैसा लगता है। तो और उसी को उसी हिसाब से लेना चाहिए, यू नो।
दुःख आया है तो ठीक है, सुख आया तो भी ठीक है। जी, बिल्कुल, सही कहा आपने। हम अब बहुत तेज़ी से देखिए कितनी जल्दी-जल्दी समय भाग रहा है जब हम किसी से बातें कर रहे होते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है बातें करना किसी अपनों के साथ, किसी बड़ों के साथ, किसी बच्चों के साथ, किसी बच्चे के साथ, तो बहुत तेज़ी से समय भाग रहा होता है और जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन मैं अभी अपने कार्यक्रम के इस जिस सेगमेंट में हूँ, उसका नाम है रैपिड फायर क्वेश्चन। तो थोड़ा-सा कुछ थोड़े से मौज-मस्ती भी हो जाए बातों-बातों के दौरान। तो मैं पूछूँ आपसे? हाँ, बिल्कुल। तो आपको जो पसंद हो वो आप बताइएगा, कहिए। ठीक है? हाँ, चाय या कॉफ़ी? चाय या चाय, मसाला चाय। गाँव, शहर? गाँव गाँव सुनाई या नहीं दिया। गाँव या शहर? अ, ऑफ़ कोर्स गाँव, क्योंकि मैंने गाँव देखा नहीं कभी। बहुत उम्र के बाद आके जो देखा छोटा बहुत, उसको मैं गाँव का एक्सपीरियंस नहीं कह सकती, तो ऑफ़ कोर्स गाँव। नदी, पहाड़? नदी या पहाड़? ये तो मुश्किल है, एक के बगैर दूसरा कैसे होगा? आपको ज़्यादा दोनों। पसंद है, दोनों, ठीक है। शॉपिंग शॉपिंग दोनों। शॉपिंग या सिनेमा? शॉपिंग या सिनेमा? सिनेमा। लास्ट वन, ये भी आपके लिए थोड़ा-सा शॉपिंग पसंद मुश्किल नहीं। हो सकता है। ओके, चलिए सिनेमा मान लेते हैं और लास्ट वन, कविता या कहानी? हाँ, कविता कविता या कहानी? उपन्यास। अ, कहानी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए। कहानी। बहुत-बहुत धन्यवाद और अब रूट्स की मुझे भी बातें बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। रूट्स टू हिंदी परिवार के कभी अंतर्गत फिर बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी नहीं आपको जाने देंगे। रूट्स टू हिंदी परिवार के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम है रूट्स की बातें वो होता है। तो रूट्स टू हिंदी परिवार की तरफ से आपके लिए एक छोटा-सा स्नेह पत्र, जिसको आप स्वीकार करें और अपना स्नेह बनाए रखें। अरे वाह! धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला और रूट्स की मैं भी बातें करने जाए। चाहती तो एक रास्ता इन फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मन प्रसन्न है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आशीर्वाद। और नमस्ते। अंतिम जो कहते हैं कि जाते-जाते कुछ बोलते जाएँ हमारे दर्शकों के लिए। रूट्स इसी तरह तरक्की करता रहे और भी लोगों को हमें सुनने का मौका दें और अच्छा लगेगा और नए लोगों से मिलकर, उनकी बातें जानकर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत आपका आभार, धन्यवाद थैंक और सादर प्रणाम और हमारे सभी दर्शकों के लिए आप अगर आपने यह कार्यक्रम सुना तो प्लीज़ कुछ कमेंट्स करें। अच्छा लगता है बाद में पढ़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा यू। और हमारी प्यारी दिव्या जी को भी बहुत अच्छा लगेगा हाँ, और हाँ। फिर जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, नमस्ते। जी, जय हिंद, नमस्ते।